मैंने कहा कि हमारे एक पार्टनर और आए हैं और एक पार्टनर और आए हैं। सीट कम ज्यादा हमारा लिए कोई ये नहीं है, हम लोग आराम से सेटल कर लेंगे। वोटर अधिकार यात्रा के बाद पहली बार आज महागठबंधन की बैठक हुई और ये महागठबंधन की बैठक बड़ी ही तूफानी तरीके से हुई। और जिस तरह से आज बैठक के बाद तमाम पार्टियों ने चुप्पी साध रखी है, इससे लोगों में ये सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर किस पार्टी को कितनी सीटें मिली और गठबंधन का नेता कौन होगा। कौन कौन सी दो ऐसी पार्टियां हैं जो आज गठबंधन में शामिल हो गई और इस तरह से महागठबंधन में दलों की संख्या 6 से बढ़कर के 8 हो गई है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में 5 सहयोगी हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के महागठबंधन में 8 पार्टियां शामिल हो गई हैं। आज हक की बात इसादुल्लाह के साथ में हम इन तमाम मुद्दों के जवाब ढूंढेंगे जिसे महागठबंधन की बैठक में औपचारिक तौर पे ऐलान नहीं किया गया है। जुलाई के बाद ये पहली बार है कि महागठबंधन की बाकायदा बैठक हुई। इससे पहले हुई बैठकों में तेजस्वी यादव को समन्वय कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, लेकिन महागठबंधन का नेता के नाम की घोषणा नहीं की गई थी। हालांकि सूत्रों का ये कहना है कि महागठबंधन में नेता की घोषणा महज औपचारिकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव सर्वमान्य रूप से महागठबंधन के नेता हैं और वो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी। ऐसे में आज की बैठक की महत्वपूर्ण उपलब्धि ये रही कि तमाम जो दल है उसके उन्होंने ये कबूल किया कि दो नई पार्टियों को बाकायदे तौर पे औपचारिक तौर पे महागठबंधन का हिस्सा बनाया जाएगा। इसमें से तो एक हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा है और दूसरी जो पार्टी है वह पशुपति पारस की एलजेपी। वही पशुपति पारस जो इससे पहले नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मंत्रिमंडल में नेता थे, लेकिन अब उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ लिया है और अब बिहार के चुनाव में उनको आप देख सकते हैं कि वो उनकी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव के मैदान में होंगे और वो महागठबंधन का हिस्सा होंगे। आज की बैठक में तमाम पार्टी के नेता शामिल थे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 243 सीटों का बंटवारा कैसे होगा। इस पे काफी गहन मंथन हुआ है और ये तय एक तरह से हो चुका है कि तमाम पार्टियों की सीटें अपेक्षाकृत पिछले बार के चुनाव से कम हो सकती हैं, क्योंकि इस बार गठबंधन में कुछ और नए दल शामिल हुए हैं। इसमें वीआईपी शामिल है। वीआईपी पिछली बार चुनाव मैदान में गठबंधन का हिस्सा नहीं थी और साथ ही साथ एलजेपीआर वो भी नहीं थी और हेमंत सोरेन की पार्टी ने तो चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार औपचारिक तौर पे महागठबंधन का वो हिस्सा है। इस तरह से 6 पार्टियों के बजाय इस बार 8 पार्टियां हुई हैं, तो स्वाभाविक है कि सीटों की संख्या घटेगी। निर्विवाद रूप से राष्ट्रीय जनता दल इस पूरे गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। पिछली बार उसने 144 सीटों पे चुनाव लड़ा था और 75 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि उसे 100 से 135 से 140 सीटें मिलेंगी। इसी तरह कांग्रेस को पिछली बार 70 सीटें मिली थी, लेकिन वो सिर्फ 19 सीटें जीत पाई थी। सीपीआईएमएल को 19 सीटें मिली थी और उसने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया था और उसे 12 सीटें आई थी। इस तरह सीपीआई 6 सीटों पे लड़ी थी और उसके दो उम्मीदवार जीते थे, और जबकि सीपीआईएम 4 सीटों पे लड़ी थी और उसके भी 2 उम्मीदवार जीते थे। तो इस बार बिल्कुल ये स्पष्ट है कि तमाम दलों की सीटें कम होंगी और उस स्थिति में ये माना जा रहा है कि कांग्रेस को 50 से 60 सीटें दी जा सकती हैं। हालांकि सीपीआईएमएल का जो परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है और उसकी दावेदारी पिछले बार से मजबूत रही है, और आपने देखा कि वोटर अधिकार यात्रा में जिस तरह से सीपीआईएमएल ने परफॉर्मेंस किया, उसके कार्यकर्ता जमीन पर दिखे, लाल झंडा दिखा, उससे भी यह माना जा रहा है कि सीपीआईएमएल पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। इस तरह से कहा यह जा रहा है कि सीपीआई जो पिछली बार 6 सीटों पर लड़ी थी उसे 2 सीटें या 3 सीटें दी जा सकती हैं। इसी तरह सीपीआईएम जो 4 सीटों पर लड़ी थी उसे भी 2 सीटें दी जा सकती है। यानी कि जिन सीटों पर उसके प्रत्याशी जीते हैं वो सीटें उन्हें बरकरार रह सकती हैं। ऐसे में एलजेपीआर को
भी 3 के आसपास सीटें मिल सकती हैं और 18 से 19 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी को दी जा सकती है। तो इस तरह से टोटल 243 सीटों का बंटवारा इसी तरह से हो सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद आज की बैठक के बाद इसकी घोषणा औपचारिक रूप से नहीं की गई। माना यह जा रहा है कि इसके बाद और भी बैठकें होंगी, तब जाकर के दिल्ली में एक बैठक होगी, वहीं पर औपचारिक रूप से सीटों के बंटवारे की घोषणा की जा सकती है। आपको बताएं कि 2020 के चुनाव में महागठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया था और 243 में से 110 सीटें इसने जीत ली थी और इस तरह से महागठबंधन एनडीए से महज 12 सीटों से पीछे रह गया था। और अगर वोटों की संख्या के आधार पर अगर आप देखें तो महागठबंधन और एनडीए के बीच में वोटों का अंतर जो है सो केवल 12 से 13 हजार का था। यानी कि एक छोटा सा मामूली अंतर से एनडीए और महागठबंधन की जीत के बीच में जीत और हार का फैसला हुआ था। लेकिन 2025 के चुनाव में जिस तरह से महागठबंधन ने फील्डिंग की है और जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा के बाद लोगों में महागठबंधन के प्रति जोश है, उत्साह है और उनकी उम्मीदें हैं, उससे ये साफ साफ लगता है कि महागठबंधन का पलड़ा भारी। लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले समय में चुनाव प्रचार किस तरह से होता है, किस तरह से मुद्दे उठते हैं और उसी के बाद से ये तय होगा कि महागठबंधन और एनडीए के बीच में जो टक्कर है वो किस मुकाम तक पहुंचेगा। महागठबंधन के आलोचक इस बात पे बार बार इशारा करते हैं कि राहुल की अधिकार जो वोटर अधिकार यात्रा थी उसमें राहुल गांधी से बजाते पूछा गया था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं, होंगे या नहीं होंगे, इसकी घोषणा कब होगी। तो इसके जवाब में राहुल गांधी ने यह कहा था कि हम एक साथ लड़ रहे हैं, काफी समन्वय अच्छा है और हम लोग बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। राहुल गांधी ने उस वक्त औपचारिक रूप से इसका ऐलान नहीं किया था। दरअसल कांग्रेस ने जिस तरह से अपनी दावेदारी मजबूत की है उससे वो बार्गेनिंग की पोजीशन में है और कांग्रेस के जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं पिछली बार भले ही उसे 70 सीटें मिली थी लेकिन वो ऐसी सीटें थी जहां पे महागठबंधन का कोई भी दल चुनाव नहीं जीतता था। तो ऐसे में कांग्रेस का परफॉर्मेंस वहां अच्छा नहीं रहा, इसलिए इस बार जो सीटें मिलेंगी उसमें विनेबिलिटी के आधार पर सीटें दी जा सकती हैं कांग्रेस को और कांग्रेस इसके लिए मांग कर रही है। और दरअसल कांग्रेस इसीलिए औपचारिक रूप से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बनाने से पहले यह तय कर लेना चाहती है कि उसे मुनासिब तरीके से सीटों का बंटवारा में शामिल किया जाए और ऐसी सीटें न दी जाए जहां पे महागठबंधन की किसी भी दल के प्रत्याशी की हारने की संभावना ज्यादा है।